हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है उसके पार्ट बी की जो थ्योरी है आज हमने वो डिस्कस करनी है। आज के लेक्चर के अंदर इस पार्ट बी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैंने कुछ टॉपिक्स के बाद न्यूमेरिकल्स डाले हैं ताकि आपको वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसकी जो एप्लीकेशन है वो भी साथ के साथ समझ में आ सके। इसलिए जो ये वीडियो है प्लीज इसको एंड तक देखना ताकि आप हर एक एलिमेंट को अच्छी तरह समझ सकें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हमने डेंसिटी के बारे में स्टडी करना है, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में स्टडी करना है और वो वेरियस मेथड हमने स्टडी करने हैं जिनके बेसिस पे आप अपनी रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ना डेंसिटी के बारे में समझते हैं कि डेंसिटी होती क्या है। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और उस ब्लॉक का अपना एक मास है, लेट इट बी m, और उस ब्लॉक का अपना एक वॉल्यूम है, लेट इट बी v। तो अगर मुझे इसकी डेंसिटी को फाइंड करना है तो डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मतलब आपने क्या करना है कि उसका मास लिया, उसका वॉल्यूम लिया, आपने उसको इससे डिवाइड कर दिया और आपको आपकी डेंसिटी मिल जाएगी। एक बात आपको यह बता देता हूं कि इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं कि नॉर्मली ना इसको रिप्रेजेंट ना कई लोग डी से करते हैं और कई लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, RHO। कई लोग इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर कहीं पे मैं इसका इस सिंबल का इस्तेमाल कर लूं तो भी मतलब डेंसिटी है, और अगर मान लो मैं इसका इस्तेमाल कर लूं तो भी इसका मतलब डेंसिटी ही होता है। ठीक है। सो अगर मास को मैं m से रिप्रेजेंट करता हूं और वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करता हूं तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा m डिवाइडेड बाय v। तो ये फॉर्मूला है आपके डेंसिटी को फाइंड करने का। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं डेंसिटी की तो पहली बात तो ये देखो, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये? आपकी स्केलर क्वांटिटी है। मतलब अगर आपने इसको रिप्रेजेंट करना है तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड टर्म मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, आपको कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। सो ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया? और दूसरी रिप्रेजेंटेशन तो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरी बात यह है कि अगर आप मान लीजिए इसके यूनिट को, मतलब अगर इसका एसआई यूनिट अगर आप देखना चाहते हो तो वो एसआई यूनिट क्या होगा वो भी हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, अगर तो मुझे इसका एसआई यूनिट पता करना है तो देखिए डेंसिटी हमारी रो हो गई। यहां पर मास का जो होता है ना, मास, उसका जो एसआई सिस्टम होता है उसमें उसकी वैल्यू होती है केजी, तो हम यहाँ पे केजी डाल देंगे। और जो वॉल्यूम होता है उसका होता है मीटर का क्यूब। ठीक है। तो एसआई सिस्टम के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका किलोग्राम पर मीटर का क्यूब। उसी तरह अगर आप सीजीएस सिस्टम के अंदर इसको मतलब इसका यूनिट को अगर आप देखना चाहते हो तो डेंसिटी का हो जाएगा आपके पास, जैसे जैसे कि आपको पता है कि मास का जो सीजीएस सिस्टम में होता है वो ग्राम होता है। ठीक है। और जहां तक हम बात करते हैं वॉल्यूम की तो वो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, वहां पे उस केस में सेंटीमीटर का क्यूब हो जाता है। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो मेरा सीजीएस यूनिट है डेंसिटी का, और केजी पर मीटर क्यूब जो है वो मेरा एसआई यूनिट है डेंसिटी का। ठीक है। अब ये जो एसआई सिस्टम है और ये जो सीजीएस सिस्टम है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है मैं आपको ये भी आपको दिखा देता हूं। देखिए, अभी मैंने आपको कहा कि जो मेरा एसआई सिस्टम है उसका यूनिट होता है केजी पर मीटर का क्यूब। ठीक है, ये मेरा यूनिट है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, मैंने कर दिया 1 केजी पर मीटर का क्यूब, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 केजी में हमारे पास 1000 ग्राम्स होते हैं। क्लियर? और 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो ये सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए प्लीज, ऊपर हमारे पास 1000 का 1000 रहेगा, नीचे हो जाएगा 100 का क्यूब। आई विल मेक, अच्छा यहाँ पे ग्राम लिख देता हूं आपके लिए, और यहां हो जाएगा 100 का क्यूब एज वेल एज सेंटीमीटर का क्यूब। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूं। अब हमारे पास रहा ऊपर 1000, ये ग्राम हो गया, और नीचे हमारे पास 100 का क्यूब है, मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100, और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। ये देखिए 3 जीरोस तो यहाँ के 3 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया 1/1000 ग्राम
पर सेंटीमीटर का क्यूब, जिसको मैं लिख सकता हूं 1/10⁻³ क्योंकि 3 जीरोस है ना, 1 2 3, तो इसलिए 10⁻³ लिख दिया ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। और अगर ये चीज ऊपर लेके जाऊं तो देखिए आपके पास जो फाइनल है वो ये आ जाएगा कि 1 kg पर मीटर का क्यूब एक्चुअली में 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। सो देखिए ये रिलेशन है आपका केजी पर मीटर क्यूब का और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का। ठीक है, आई होप आपको ये जो बात है समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट बात। अब हमारे पास ना एक क्वेश्चन आता है, जैसे कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर मैं उसको ऐसे सिस्टम में लूं तो वो हो जाता है 7800 केजी पर मीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि मेरे पास एक आयरन का पीस है, ठीक है, मैं क्यूब ही ले लेता हूं, चलो मेरे पास एक आयरन का क्यूब है, तो ये मेरे पास एक आयरन का मैं क्यूब ले लेता हूं। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर की है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो भी 1 सेंटीमीटर की है, इवन जो इसकी हाइट है वो भी 1 सेंटीमीटर की है। मतलब अगर मैं इसका वॉल्यूम फाइंड करूं तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये बन जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 1 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए एक आयरन पीस जिसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर का क्यूब, अगर मैं इसका फिजिकल बैलेंस पे अगर इसके मास को कैलकुलेट करूं तो इसका जो मास आएगा वो 7.8 ग्राम आएगा। तो एक्चुअली में यही मतलब होता है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का। उसी तरह समझ लो कि अगर मेरे पास एक क्यूब है, सपोज कर लो कि मेरे पास फिर से एक क्यूब है, बट इस बार जो उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है वो मान लेते हैं कि 1 मीटर का है, तो मतलब ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, इवन ये भी आपका 1 मीटर है, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब क्या है 1 मीटर का। तो मतलब अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो आएगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो ये बन जाएगा 1 मीटर का क्यूब। वॉल्यूम क्या बन गया? 1 मीटर का क्यूब। अब एक ऐसा आयरन का पीस जिसका वॉल्यूम अगर 1 मीटर क्यूब हो और अगर मैं इसका मास कैलकुलेट करूं तो इसका मास आएगा 7800 केजी। तो एक्चुअली में ये मतलब होता है बेटा आपका डेंसिटी का, कि पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से मेरा आयरन जो है उसका जो मास होगा वो आपका 7.8 ग्राम होगा, और पर मीटर क्यूब के हिसाब से अगर मैं इसके मास को कैलकुलेट करूं तो 7800 किलोग्राम आपके पास आ जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेंसिटी क्या होती है और उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। सो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं इसके बारे में। आपने देखो अभी ये चीज तो देख ही लिया है कि अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, अगर मान लो मेरे पास डेंसिटी है तो डेंसिटी क्या होता है? वो होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब देखिए अगर मैं मान लो टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो पता क्या होता है बेटा, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो इसका वॉल्यूम है ना वो आपका इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो मास है बॉडी का वो उसमें तो कोई चेंज आता ही नहीं है, वो क्या रहता है आपका कांस्टेंट। तो मास में तो कोई चेंज नहीं आता। तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम आपका इंक्रीज होता है, और आप देख सकते हो कि डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्स में है। मतलब अगर वॉल्यूम आपका बढ़ेगा तो जो इसकी डेंसिटी है ना, जो डेंसिटी है ना वो क्या करती है? वो आपकी डिक्रीज कर जाती है। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मैं अपने टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो लेकिन मास में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो डेंसिटी है वो ऑटोमेटिकली क्या कर जाती है? आपकी डिक्रीज कर जाती है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, तो वो जो एक्सेप्शन है वो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा, तो एक बार आप प्लीज वो देख लीजिए। जो हमारा एक्सेप्शन है ना वो है पानी के बिहेवियर में। एक्चुअली पानी का जो बिहेवियर है ना वो बहुत डिफरेंट हो जाता है विद चेंज इन टेम्परेचर। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। देख लीजिए कि मेरे पास मान लो कि एक मैंने क्या ले लिया, एक ही मेरे पास कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर मान लीजिए मैंने पानी डाल दिया है। ठीक है, मैंने उसका पानी डाल दिया, मैंने नीचे से उसको गर्म किया, इसका टेम्परेचर राइज हुआ, मैंने वहां से जो बर्नर है जिससे हम उसको गर्म कर रहे थे उसको हटा लिया, तो अब इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। अब अपने कंसेप्ट के हिसाब से अगर चलें
तो हमें क्या दिखता है कि अगर इसका जो टेम्परेचर है अगर डाउन होगा तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी आपका कम होगा, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी इंक्रीज करेगी। बिल्कुल ठीक है। पर एक्चुअली में ना वाटर के केस में ये सिर्फ आपका वैलिड होता है जब तक मान लेते हैं कि इनिशियली इसका जो टेम्परेचर था वो 50 डिग्री सेल्सियस का था, ठीक है। तो ये वाला बिहेवियर ना वो तब तक शो करेगा, ये वाला बिहेवियर मतलब जैसे कि टेम्परेचर डाउन करेगा तो वॉल्यूम डाउन होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो ये वाला बिहेवियर वो तब तक शो करता है जब तक इस पानी का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक वो नहीं आता। क्योंकि उसके बाद पता क्या होता है, देखिए जैसे जैसे हम डाउन जा रहे हैं वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ रही है, बट 4 डिग्री सेल्सियस के बाद मतलब उसके बाद टिल 0 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, जो उसका वॉल्यूम है ना वो उल्टा डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। मतलब वो क्या होता है, एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। क्योंकि वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है इसकी वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि 50 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब तक उसका टेम्परेचर आ रहा है तब तक ये क्या कर रहा है, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ कि उसका ये जो वॉल्यूम है ये आपका डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है तो जिसकी वजह से डेंसिटी इसकी बढ़ रही है। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक इसकी जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम बढ़ चुकी है। तो क्या है, यहां तक उसकी जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम जितनी बढ़ सकती है वो उतनी बढ़ चुकी है। उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस से लेके 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर जब इसका टेम्परेचर और फर्दर आप डाउन करते हो तो ये देखने को मिलता है कि ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट करने के बजाय एक्सपैंड करने लग जाता है। और क्योंकि ये एक्सपैंड करता है जिसकी वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो आपकी डिक्रीज होती है इंक्रीज करने के बजाय। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यह हुआ कि 4 डिग्री सेल्सियस ही वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में आपके पानी का जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। और वो पता कितनी होती है, वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या आपका होता है 1000 kg/मीटर का क्यूब। तो जब हम कहते हैं ना कि मेरे पानी की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 kg/मीटर क्यूब, तो उसका मतलब होता है कि ये एक्चुअली में 4 डिग्री सेल्सियस पे ये डेंसिटी को मेजर किया गया है। क्योंकि पहले तो वो क्या करता है, आपका इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये एक वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है जहां पर आपके पानी की डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। आई होप आपको ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझ में आ गया होगा। तो प्लीज अब आप ये जो नोट है ये याद रखना कि जो डेंसिटी है पानी का, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, कब मैक्सिमम है, सिर्फ एट 4 डिग्री सेल्सियस, और जिसकी वैल्यू होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 kg/मीटर का क्यूब। तो इसके साथ हमने अपनी जो डेंसिटी है उसको हमने समझ लिया है। तो चलिए अब मैं आपको रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बताता हूं। ऑलराइट, देखिए जब हम बात करते हैं ना रिलेटिव डेंसिटी की, रिलेटिव का मतलब क्या है पहले यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर, विद रिस्पेक्ट टू अदर। देखिए क्या है कि हमें यह तो पता लग चुका है कि एट 4 डिग्री सेल्सियस हमारा जो पानी है उसकी डेंसिटी क्या होती है, और हमें पता है कि वो मैक्सिमम वैल्यू होती है और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब होता है। अगर मैं सीजीएस में देखता हूं या तो 1000 kg/मीटर क्यूब होता है अगर मैं एसआई सिस्टम में देखता हूं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस थे ना उसकी डेंसिटी को कंपेयर किया गया पानी के डेंसिटी के साथ। अब पानी के डेंसिटी के साथ कंपेयर क्यों किया, देख सिंपल सी बात आप समझ सकते हो। देखिए मेरे को पता है कि जो आयरन, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, वो है 7.8 जो मैंने अभी आपको दिखाया था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। पानी का कितना होता है, पानी का होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा जो आयरन है वो पानी के विद रिस्पेक्ट टू कितना भारी है, तो आप आराम से कंपेयर करके बोल सकते हो ना कि 7.8 टाइम्स हैवियर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर। तो वही बन गई उसकी रिलेटिव डेंसिटी। तो क्या है कि हम अपने जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनकी डेंसिटी को कंपेयर करने लग गए विद द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो उसी रेशियो का नाम रख दिया गया रिलेटिव डेंसिटी।
तो देखिए अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन में भी देखोगे तो डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, कहता है इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। एट 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लिखते हैं? क्योंकि यही वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जहां पे जो डेंसिटी है वो आपकी मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। उससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो भी वैल्यू कम, उससे कम हो जाएगा तो भी वैल्यू कम, तो यहां पर मैक्सिमम होता है आपका। तो रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात समझ में आ गई होगी, वेरी गुड। अब आगे देखिए प्लीज। सबसे पहली बात मैं आपको पहले से ये बता दूं कि ऑफ कोर्स इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डेंसिटी ही ले रहे हो, डेंसिटी इटसेल्फ इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो इनके जो यूनिट्स हैं वो आपस में कट जाएंगे, तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, तो मतलब इट हैज नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं है। तो नंबर वन, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। नंबर टू, इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमें सेम जो यूनिट्स हैं वो मिलते हैं, तो यूनिट्स आपस में कट जाते हैं और लास्ट में आपके पास कोई यूनिट नहीं रहता, इसलिए इट हैज नो यूनिट। क्लियर? ओके, सो पहला फॉर्मूला तो आपके सामने है, दैट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, अब इससे कई सारे आगे फर्दर फॉर्मूलाज भी बनाए गए और ये समझना बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए डेंसिटी जो होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, होता है ना। तो मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से सुनना प्लीज, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये डेंसिटी बन गया। अगर मान लीजिए मैं इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लेता हूं, ठीक है, और इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लेता हूं, तो इसको कहा जाता है यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है जिसकी वैल्यू 1 हो। 1 मीटर क्यूब भी ले सकते हो तो मास फिर आपको केजी में लेना पड़ेगा, अगर आप सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हो तो मास आपको ग्राम में लेना पड़ेगा, ये बात प्लीज थोड़ा ध्यान रखना, अदरवाइज तो बहुत ईजी है। तो जो वॉल्यूम है उसको यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है एक, तो देखिए अगर मैं 1 वैल्यू डाल दूंगा इसकी, 1 वैल्यू डाल दूंगा इसकी, तो बचेगा क्या आपके पास? फिर ms अपॉन mw ही बचेगा ना, मतलब मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर। कब? जब आप यूनिट वॉल्यूम ले रहे हो। चलिए काम करो, यूनिट वॉल्यूम छोड़ दो। अच्छा पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि जो ये देख रहे हो आप, उसके हिसाब से ये सेकंड फॉर्मूला बनाया गया था आपका। फिर उसने एक काम कहा, कहता यार देखो मुझे तो वॉल्यूम ही कैंसिल करना है ना, तो एक काम करते हैं कि मास ऑफ सब्सटेंस ले लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस है, मास ऑफ वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो क्यों ना मैं वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस और वॉल्यूम ऑफ वाटर एग्जैक्टली सेम ले लूं। ऐसा करने से क्या होगा कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर आ जाएगा। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, मतलब कोई भी वॉल्यूम आप ले लो, बट उतना ही वॉल्यूम ऑफ पानी का जो मास है उससे आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। प्लीज ये बात याद रखना कि आपने क्या किया, आपने कहा कि सर मेरे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, मैंने कहा ठीक है बेटा, आपने सब्सटेंस अपना ले लिया, मान लो इसका वॉल्यूम है v, ठीक है, तो आपने इसका मास मेजर कर लिया कि सर मेरा इसका जो मास है ना वो ये आया है, मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, उतने ही वॉल्यूम का आप वाटर ले लो और उसका मास निकाल लो, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस है, ये मास ऑफ वाटर है, दोनों को डिवाइड कर दो, आपकी रिलेटिव डेंसिटी आपको मिल जाएगी। तो ये है आपका तीसरा फॉर्मूला। फॉर्मूला तीसरा नहीं है तो ये एक ही फॉर्मूला है, बट किस तरह से आया है आई होप आप वो समझ पाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। इसलिए कहते हैं द मास ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। इक्वल क्यों? क्योंकि वॉल्यूम सेम होगा तभी कटेगा, एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आप अपने रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला है मतलब उसका यूज कर सकते हो और अपना आंसर निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। अब देखिए, अब हमको करना है रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट आप स्टडी कर रहे हो, तो उसके हिसाब से इसके दो रिलेशन है। जैसे बताता हूं आपको, मान लीजिए कि अगर आप कहते हो कि मैं सीजीएस सिस्टम के हिसाब से स्टडी करना चाहता हूं, तब इसका रिलेशन कुछ और होगा, और अगर आप एसआई सिस्टम के हिसाब से देखेंगे तो रिलेशन कुछ और होगा। तो मैं दोनों आपको बता देता हूं। अगर मैं बात करता हूं सीजीएस सिस्टम की,
तो उस केस में रिलेटिव डेंसिटी का देखो फॉर्मूला क्या होगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है आपको पता है कि दैट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट, डिवाइडेड बाय, यहां पे आपके पास आ जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 1 होती है, तो यहां 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और ऊपर आपके पास रहेगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। मतलब ये, अब ये तो 1 है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीजीएस सिस्टम के अंदर जो रिलेटिव डेंसिटी होती है दैट इज इक्वल टू, या इक्वल टू नहीं मुझे बोलना चाहिए, परफेक्ट वर्ड है न्यूमेरिकली इक्वल टू, न्यूमेरिकली इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू किसके, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। तो बेटा देखो ये रिलेशन है आपका, तो मतलब ये रिलेशन है आपका कि कहने का मतलब बस इतना सही है कि अगर आपको पता है कि मेरे आयरन, जैसे मैंने आयरन का एग्जांपल दिया था आपको कि जो आयरन है उसकी डेंसिटी होती है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो अगर कोई मुझे बोले इसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी तो बोलूंगा 7.8, बस यही मतलब है इसका। तो न्यूमेरिकली इक्वल टू इसलिए कहा जाता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू वाइज वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन जो इनका फिजिकल मतलब है वो डिफरेंट है। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कि विद रिस्पेक्ट टू वाटर उसकी क्या डेंसिटी है। तो इस तरह से हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मतलब दोनों का डिफरेंट है, बट न्यूमेरिकली दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं अगर मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में इसको कैलकुलेट करता हूं। तो ये तो बेटा मैंने आपको सीजीएस के बारे में बताया। चलिए अब आपको मैं एसआई सिस्टम में बताता हूं क्या होता है। इन एसआई सिस्टम में अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो क्या होगा। सो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इन केजी पर मीटर क्यूब, तो याद रखना केजी पर मीटर क्यूब लिखना है, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इन केजी पर मीटर क्यूब, आपको पता कितना होता है, वो होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो इसका मतलब हुआ कि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, ये नीचे है ना न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, इनटू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन केजी पर मीटर का क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन केजी पर मीटर क्यूब इनटू 10 की पावर -3। तो ये रिलेशन है आपका डेंसिटी का और रिलेटिव डेंसिटी के बीच में, दो डिफरेंट यूनिट्स के हिसाब से। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन से इसको अच्छी तरह और समझाता हूं। मान लीजिए कि ये मेरे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट वुड बी द रिलेटिव डेंसिटी इफ द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी इस केस में देखता हूं तो वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है मेरे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इसका आंसर सीधा आप लिख दोगे 8.9, बस। साथ में कोई यूनिट मत लिख देना क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है। लेकिन अगर आपको ये वाला आ जाए पार्ट जिसमें वो कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी इफ द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 10 की पावर 3 केजी पर मीटर का क्यूब, तो इस केस में रिलेटिव डेंसिटी बेटा आपकी हो जाएगी 10 की पावर -3 इनटू ये वाली डेंसिटी दैट इज 13.6 इंटू 10 की पावर 3, ये हो जाएगा आपके पास। तो देखिए बेस सेम है, पावर आपकी ऐड हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर है वो आपका 13.6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका रिलेटिव डेंसिटी निकालने का तरीका, अगर आपको डेंसिटी ऑफ किसी की सब्सटेंस के बारे में पता है तो। क्योंकि पानी का हमें पता है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू मैं किसी मीडियम का आसानी से रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट कर सकता हूं। आई होप आपको ये जो रिलेशन है ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम स्टडी करते हैं ये वाला न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल के अंदर आप ने जो रिलेटिव डेंसिटी है वो फाइंड आउट करनी है, बट वो ऐसा यूनिट में होना चाहिए। कहता है व्हाट अजम्पशन डू यू मेक इन योर कैलकुलेशन। देखिए सिंपल सी बात है, जो पानी है ना उसकी डेंसिटी हम अपने आप ही ले लेते हैं, ठीक है, ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो कुछ नहीं करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका, दैट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ये तो आपको 10.5 दिया ही हुआ है,
अब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है ये मुझे निकालना है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है ये मुझे निकालना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस एसआई सिस्टम में होता है 1000 केजी पर मीटर का क्यूब। बस आप इसको इधर लेके जाइए और आपका आंसर आ गया। मतलब ये कि आपका जो डेंसिटी है ऑफ सब्सटेंस वो आ जाएगा 10.5 इंटू 10 की पावर 1 2 3 3 केजी पर मीटर का क्यूब। सो ये है आपका रिक्वायर्ड एज आंसर। और अजम्पशन यही लिया है कि जो डेंसिटी है वाटर की एट 4 डिग्री सेल्सियस वो 1000 केजी पर मीटर का क्यूब होता है। और इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव डेंसिटी कैसे आपने सॉल्व मतलब फाइंड आउट करना है, किस तरह से अजम्पशन ली गई है, राइट। चलिए अब हमें स्टडी करना था बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कि डेंसिटी क्या है और रिलेटिव डेंसिटी क्या है। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। जहां तक रिलेटिव डेंसिटी की बात करें वो रेशियो होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी के यूनिट्स होते हैं, उनको एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में या केजी पर मीटर क्यूब में। बट जो रिलेटिव डेंसिटी है उसका कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज ऊपर नीचे सेम यूनिट होता है ना, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाता है आपका। ठीक है, चलिए तो अब हमको करना है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले देखो हमने जो फॉर्मूला कर लिया पहले वो देखते हैं। हमने ये पढ़ा है कि जो रिलेटिव डेंसिटी है वो होती है द मास ऑफ ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये कि सब्सटेंस का वॉल्यूम एंड जो पानी का वॉल्यूम है वो एग्जैक्टली सेम लेना है। अब देखिए जहां तक मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अच्छी तरह जानता हूं तो हमने ये पढ़ा था कि अगर मेरे पास मान लो कंटेनर है और उस कंटेनर को अगर आप मान लीजिए किसी लिक्विड से या पानी से मान लो आप उसको फिल कर देते हो और इसके अंदर आप मान लीजिए कोई भी एक सब्सटेंस इसके अंदर अगर पूरी तरह सबमर्ज कर दोगे, इसके अंदर ये चला जाएगा, तो जितना ये वॉल्यूम होता है ना उतना ही ये पानी डिस्प्लेस होता है। मतलब अगर आप ये समझ लो कि अगर इनिशियली पानी आपके बिल्कुल यहां नेक तक भरा हुआ था और जैसे आप इसको डुबाओगे तो जितना मेरे इस सब्सटेंस का वॉल्यूम है ना उतना ही पानी बाहर आ जाता है। ठीक है, मतलब ये जो पानी आपका बाहर आया है इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम होता है। और अगर आपको अच्छी तरह याद हो तो हमने पढ़ी थी ये वाली बात कि ये जो होता है ना वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम होता है ना, जितना ये वॉल्यूम है ये वॉल्यूम उसके बराबर है। और इस वॉल्यूम से अगर मैं वेट निकाल लूं, क्या निकाल लूं, वेट, तो वो मेरे अपथ्रस्ट के बराबर होता है। प्लीज ध्यान रखना, मेरे पास क्या है, एक बीकर, बीकर के अंदर मैंने यहां पे पानी डाला हुआ है, टॉप तक भरा, उसके अंदर मैंने एक सब्सटेंस डाल दिया जिसका अपना एक वॉल्यूम V है, मान लो इसका वॉल्यूम V है, तो उतना ही पानी आपका उसके उसके सरफेस से बाहर आ जाएगा। मतलब इसका भी वॉल्यूम क्या होगा, V ही होगा। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा था कि अगर इस वॉल्यूम का मैं वेट निकाल लूं, ठीक है, तो वो एक्चुअली में अपथ्रस्ट के बराबर आता है। और अगर मुझे अपथ्रस्ट पता हो तो लॉस इन वेट भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये बड़े आसान बात है, ये हम आराम से कर सकते हैं, राइट। अब देखिए अब इसको कैसे करेंगे। सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात बेटा ये है कि मास ऑफ अ बॉडी हमारे पास है। देखो मास ऑफ बॉडी मेरे पास है, ये मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब इसकी बात हो रही है बेटा, और इसको मैंने लिख दिया मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय अ बॉडी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से मैंने नीचे वाले को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया, मतलब एग्जैक्टली सेम है। देखिए जितना इस बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम जो है बेटा पानी का डिस्प्लेस होगा। तो इसलिए मैं उसका मास ले लूंगा और मास मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। मैं इस वाले की मास की बात कर रहा हूं, जो पानी डिस्प्लेस हुआ इसके मास की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो इसको G से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इससे G मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा वेट ऑफ द बॉडी एयर में, ये हो जाएगा वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी। क्लियर। अब अगर आपको याद हो तो इसको अपथ्रस्ट कहते थे, और अपथ्रस्ट अगर निकालना हो तो ये क्या था, ये एक्चुअली लॉस इन वेट के बराबर होता है। किसके बराबर, लॉस इन वेट ऑफ अ बॉडी के बराबर। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर किसी सब्सटेंस को आपने बाहर हवा में वे किया, तो मान लो ये एयर आ गया, आपने उसको किसी बीकर के अंदर डाला जिसके अंदर क्या था, लिक्विड था, मान लो आपने इसके अंदर ऐसे डाल दिया, ठीक है, और अब आपने इसका वेट लिया,
तो वो जो वेट है वो आ गया वेट इन लिक्विड। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड कर दो, तो जो आपको मिलेगा वो एक्चुअली वेट ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस या अपथ्रस्ट या लॉस इन वेट के बराबर होता है। इसलिए क्या किया उन्होंने, फाइनली इसको चेंज करके लिख दिया लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर, मतलब अपथ्रस्ट। क्लियर हो गया? सो फाइनली हमारा क्या फॉर्मूला बना, हम वो देखते हैं। फाइनली ये बना कि देखो वेट ऑफ अ बॉडी इन एयर, हवा में उसका क्या वेट है वो देख लो, ठीक है, पानी में उसका क्या वेट है वो देख लो। तो इस फॉर्मूले में डाल के आप रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब वेट ऑफ अ बॉडी इन एयर डिवाइड बाय वेट ऑफ अ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ अ बॉडी इन वाटर। तो नीचे जो है वो वेट ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस या अपथ्रस्ट या लॉस इन वेट, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। ये सभी के अलग अलग नाम है बट मतलब एक ही है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अब रिलेटिव डेंसिटी हम सॉलिड की निकाल सकते हैं और उसमें भी दो केसेस हैं। पहला केस तो ये है कि सॉलिड जो है वो पानी से ज्यादा डेंसर है, इसलिए सिंक तो वो करेगा, ठीक है, बट वो इनसॉल्युबल है उसके अंदर। दूसरा केस हमने ले लिया कि मान लो सॉलिड जो है वो भारी तो है मेरे पानी से, बट वो पानी के अंदर ही सोल्यूबल है। तो उन दोनों केसेस में इसको कैसे फाइंड करेंगे अब हम वो देखते हैं, ठीक है। पहले एक एक करके दोनों को स्टडी करेंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं वो भी साथ साथ करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड व्हेन द सॉलिड इज डेंसर देन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन इट। क्या हो? इनसॉल्युबल इन इट हो। तो क्या करेंगे, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया वही आपने करना है कि रिलेटिव डेंसिटी अगर निकालनी है तो देखो उसका वेट क्या है एयर के अंदर, डिवाइड बाय वेट क्या है मेरे एयर के अंदर, माइनस वेट क्या है मेरे उस लिक्विड के अंदर। लिक्विड यहां पे क्या है, ठीक है, वाटर, तो वाटर के अंदर। तो इस तरीके से आप आराम से अपना रिलेटिव डेंसिटी फाइंड कर सकते हो। अगर इनसॉल्युबल है तो क्या किया आपने, हवा में देख लिया उसका वेट क्या है, पानी में डुबा के देख लिया उसका वेट क्या है, बस नीचे आपका अपथ्रस्ट आ जाएगा, ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, वेट इन एयर आ जाएगा, आपकी रिलेटिव डेंसिटी आसानी से निकल जाएगी। देखिए अब इसमें न्यूमेरिकल भी करके दिखाता हूं आपको मैं। कहता है अ सॉलिड वेट्स 50 ग्राम फोर्स इन एयर, तो मतलब वेट इन एयर कितना दिया है, 50 ग्राम फोर्स आपको दिया हुआ है। कहता है व्हेन कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर 44 ग्राम फोर्स, तो वाटर के अंदर देखा तो 44 ग्राम फोर्स है। कहता है कि इसमें अपथ्रस्ट कितनी होगी, बड़ा आसान है जी, लॉस इन वेट निकाल लो। तो अपथ्रस्ट आपका हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल दो बस, वही आपकी अपथ्रस्ट है। तो 50 ग्राम फोर्स माइनस 44 ग्राम फोर्स, तो हमारे पास 6 ग्राम फोर्स आ जाता है, तो ये आपकी अपथ्रस्ट है। दूसरे पार्ट में क्या था कि द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, देन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला था, ये वेट ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है और उसका वॉल्यूम और सॉलिड का वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है। तो देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ, 2 मिनट का काम है, आसानी से हो जाएगा। पहली बात, अपथ्रस्ट आपका आ चुका है 6 ग्राम फोर्स, राइट। तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कुछ भी नहीं करना, 6 ग्राम फोर्स वेट दिया हुआ है, मास इसका 6 ग्राम हो जाएगा, बस ग्राम फोर्स को ग्राम लिख दो, किलोग्राम फोर्स होता तो किलोग्राम लिख देता, बस ये करना है। सो मुझे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम होता है आपका दैट इज मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। देखिए मास तो दिया है 6 ग्राम और डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब, आपका ये कट गया, आंसर आ गया बेटा 6 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये आपका वॉल्यूम है मेरे उस सॉलिड का, क्योंकि क्योंकि जब आपने उसको कंप्लीटली इसके अंदर सबमर्ज किया तो जितना इसका वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम ऑफ पानी बाहर आया था, ठीक है, और यही अपथ्रस्ट था। मैंने इसी का ही वॉल्यूम निकाल लिया, तो वो एग्जैक्टली इस वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक हो गया। लास्ट वो कह रहा है कि फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड। अरे अभी तो बताया सिंपल फॉर्मूला, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन एयर, मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं, वेट इन एयर, सो वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। सो वेट इन एयर तो है 50 ग्राम फोर्स और वेट इन एयर है नीचे, यहां पे चलो मैं पूरा डाल ही देता हूं, माइनस आपका आ जाएगा यहाँ पे 44 ग्राम फोर्स। सो अगर आप इसको सॉल्व करते हो सो ये आ जाएगा बेटा 50 ग्राम फोर्स डिवाइड बाय 6 ग्राम फोर्स,
आप इसको कट करिए, जैसे आप सॉल्व करते हो आपका आंसर आ जाता है 8.33। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इस केस में हमने डिटरमिन करना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड व्हेन द सॉलिड इज डेंसर देन वाटर। वो भी था, ये भी है, बट ये सोल्यूबल है मेरे उस पर्टिकुलर वाटर के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, तो एक्चुअली में क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में ना हम पहले एक ऐसा लिक्विड ढूंढते हैं जिसके अंदर वो सोल्यूबल ना हो, मतलब इनसोल्यूबल हो। बस फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वही सेम बात देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक लिक्विड है जिसके अंदर अब ये सोल्यूबल नहीं है। क्लियर हो गया? और उस लिक्विड को टॉप तक भर दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, उसके अंदर वही सब्सटेंस रख दिया जिसका रिलेटिव डेंसिटी मुझे फाइंड करना था। तो जितना ये वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आपका डिस्प्लेस हो जाएगा, उतना ही वॉल्यूम आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। और वो क्या होगा, लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड होगा। क्या होगा, लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड होगा। ठीक है, मैं वो फाइंड आउट कर लूंगा यहां से। तो पहले तो उसका वॉल्यूम पता कर लिया, वॉल्यूम पता करने के बाद मैंने उसका वेट निकाल लिया। जो वेट है वो एक्चुअली में लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है आपका। ठीक हो गया, इस लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी मुझे पता होगी। तो बस जी, ये फॉर्मूला आपके सामने है। तो वेट ऑफ अ बॉडी इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इनटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। हाँ प्लीज, लेकिन एक बात याद रखना, ये जो लॉस इन वेट है ना, ये पानी का नहीं हो रहा प्लीज, ये पानी नहीं है, ये लिक्विड है। इसलिए जो भी वॉल्यूम यहां निकलेगा, सपोज ये आ गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, मैं वीएल से रिप्रेजेंट कर देता हूं। मुझे अगर इसका वेट निकालना है तो पहले मैं उसका मास निकालूंगा। सो मास ऑफ लिक्विड क्या होता है बेटा, आपका मास ऑफ लिक्विड होता है वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। तो पहले मास आएगा, उस मास को जी से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके बेटा आपको वेट आएगा। तो प्लीज ये हमेशा याद रखना। जैसे कि पानी के केस में तो हमें सीधा जो जैसे मान लो पानी के केस में 6 ग्राम फोर्स या 6 सेंटीमीटर क्यूब का पानी अगर बाहर आता था तो हम कहते थे कि इसका जो वेट है वो 6 ग्राम फोर्स है, वो डायरेक्टली होता था। क्योंकि पानी के केस के अंदर उसकी जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर सीजीएस में देखते हैं और एसआई में देखें तो 1000 kg/m³ है, तो वो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है। लेकिन अगर मैं किसी भी जनरल लिक्विड की बात करूंगा तो उसमें आपको प्रॉपर्ली वेट फाइंड आउट करना पड़ेगा उसकी डेंसिटी का इस्तेमाल करके। अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन नहीं लेनी, मैं अभी के अभी आपको एक न्यूमेरिकल करके इसको दिखाता हूं। देखिए अब इस न्यूमेरिकल में कहता है अ सॉलिड वेट्स दैट इज 30 ग्राम फोर्स इन एयर। तो सबसे पहले देखो जो वेट है एयर के अंदर वो आपका 30 ग्राम फोर्स आपको दिया हुआ है। बड़े ध्यान से इस चीज को समझना, आपको एक एक चीज समझ आनी शुरू हो जाएगी। फिर वो कहता है 26 ग्राम फोर्स व्हेन कंप्लीटली इमर्स्ड इन लिक्विड। तो वेट इन लिक्विड, ये कितना दे दिया आपको, ये दे दिया इसने 26 ग्राम फोर्स। ठीक हो गया। अब वो कहता कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है। देखिए बेटा मैं आपको पहले भी बता दूं, किसी भी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, सो वो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर तो ये जैसे ग्राम फोर्स है तो ग्राम में ही है ये सारा कुछ, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की बात करो तो अभी आपको बताया ना कि रिलेटिव डेंसिटी न्यूमेरिकली इक्वल होती है डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड के। मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी मैं इसका यूज करने वाला हूं। सो देखिए प्लीज, अगर मैं कहता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सो दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड displaced, that will be equal to mass of liquid displaced divided by density of a liquid, density of a liquid। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा, अब ध्यान से देखिए, तो मास ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मास ऑफ लिक्विड
डिस्प्लेस्ड, इनका डिफरेंस होता है ना हमेशा, तो दैट विल बी, माइनस करेंगे तो आपका 4 ग्राम फोर्स आ जाएगा, ठीक है। और मास है, ये वेट है, सॉरी ये जो मैंने लिखा है ये एक्चुअली में वेट है, मास करोगे तो ये आपका 4 ग्राम हो जाएगा, सिंपल सी बात ये है वेट ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस 4 ग्राम फोर्स, मास ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस करोगे तो 4 ग्राम हो जाएगा, तो यहां पे डालूंगा 4 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो बेटा मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बारे में बात करूं, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर रिलेटिव डेंसिटी की जो वैल्यू होती है वही डेंसिटी ऑफ लिक्विड होती है, ठीक है, और ये ग्राम्स में ही हम बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पे मैं 0.8 आपका डाल दूंगा। क्लियर जी। तो जैसे आप इसको सॉल्व करते हो देखो ऊपर आ जाएगा आपका 40, ये आपका 40 आ जाएगा बेटा यहाँ पर, एंड नीचे आपके पास 8 है, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो आपका 5 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये आपका यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। अब देखिए, अब लास्ट पार्ट रह गया है कि हमारा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है जी कि मेरे को रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है वो कैलकुलेट प्लीज करके दे दीजिए। सो अभी हमने फॉर्मूला किया था कि रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका दैट इज वेट इन एयर डिवाइडेड बाय, फिर मैंने क्या बताया था आपको, वेट ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस्ड मतलब वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड इनटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। जब आप ये करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए वेट इन एयर कितना है, 30 ग्राम फोर्स, ठीक है, डिवाइड बाय 30 ग्राम फोर्स माइनस 26 ग्राम फोर्स इनटू रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी हुई है 0.8 है, लिक्विड याद रखना लिक्विड की डालनी होती है यहाँ पे, लिक्विड की होती है यहाँ पे। तो जैसे आप सोल्व करते हो आपका आंसर आ जाता है 6, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब बस हमारा एक लास्ट जो है टॉपिक वो रह गया है और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। तो अब हमने करना है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखिए अब तक हम सॉलिड की बातें कर रहे थे, ठीक है। तो अगर किसी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी हो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से तो कैसे निकालूंगा, बहुत ज्यादा 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 सिंपल है। क्या करेंगे, जैसे सॉलिड का हमने क्या लिया था, वेट लिया था, तो इसमें हमारे पास लिक्विड है तो लिक्विड का अपना एक वॉल्यूम होता है, तो उस वॉल्यूम का वेट निकाल लीजिए। उतने ही वॉल्यूम का आप पानी ले लो और पानी लेकर उसका वेट निकाल दो, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये कि मेरे पास मान लीजिए कि एक लिक्विड है, उस लिक्विड का अपना वॉल्यूम है, ठीक है। अब आप पानी ले लो, उसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका वेट निकाल लो, इसका वेट निकाल लो, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, आपकी रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी। तो यही आपने करना है। अच्छा, आर्किमिडीज के हिसाब से क्या करते होते हैं, अगर मान लो मेरे पास एक बॉडी है, कोई भी अब एक जनरल बॉडी, अब हमें कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, तो बस तरीका क्या होता है, मेरे पास 2 बीकर ले लो, इसको पूरा का पूरा इसको पानी से भर दो, कंप्लीट पानी से भर दो इसको, और इसको लिक्विड से कंप्लीटली भर दो, ठीक है। अब ना एक ले लो सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस ले लो, इसका वॉल्यूम मुझे पता है ये V है, पहले इसको ना इसके अंदर डिप कर दो। डिप करोगे तो क्या होगा, इसमें से लिक्विड बाहर आपका निकलेगा और वो उसका वॉल्यूम एग्जैक्टली इस सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर होगा। ये मैं बार बार बोल चुका हूं, तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। इसी को ही दोबारा मैंने इस पानी के अंदर डाला, जैसे पानी के अंदर डाला तो पानी से भी पानी आपका बाहर निकलेगा, और इस पानी का जो वॉल्यूम है, इस पानी का जो वॉल्यूम है वो भी एग्जैक्टली इस सॉलिड के बराबर होगा। तो मतलब क्या हुआ, एक ही सॉलिड को दोनों लिक्विड में डाला गया, एक पानी में और एक लिक्विड के अंदर, तो सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड वाटर आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। उनको कलेक्ट कर लो, उनका वेट निकाल लो, आप डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। और देखिए ये जो आपका पानी डिस्प्लेस होता है या लिक्विड डिस्प्लेस होता है, ये अपथ्रस्ट के बराबर होता है, जाकि फिर या तो आप ये भी कह सकते हो कि लॉस इन वेट के बराबर होता है, ठीक है। सो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वेट ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द सेम बॉडी, और इसी को अपथ्रस्ट कहते हैं। और अपथ्रस्ट को निकालने का तरीका क्या होता है, वेट ऑफ ए बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ अ बॉडी इन लिक्विड डिवाइड बाय वेट ऑफ अ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। तो इस तरीके से आप अपने
रिलेटिव डेंसिटी जो है लिक्विड की बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल से इसको समझा देता हूं कि कैसे करते हैं। सो देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या कहता है, कहते हैं कि अ बॉडी वेज 82.1 ग्राम फोर्स इन एयर, तो वेट ऑफ अ बॉडी इन एयर वो दिया है 82.1 ग्राम फोर्स, एंड वेट ऑफ अ बॉडी इन वाटर ये आपको दिया हुआ है 75.5 ग्राम फोर्स, एंड ये वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड आपको दिया है 73.8 ग्राम फोर्स। तो कहता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालो। फॉर्मूला बहुत आसान है, वेट ऑफ ए सॉलिड इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड डिवाइड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो ये रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया आपका। तो देखिए इसका मतलब हुआ कि 82.1 माइनस 73.8 डिवाइडेड बाय फिर 82.1 माइनस 75.5 ग्राम फोर्स। ठीक है, तो ये भी ग्राम फोर्स है, ये भी ग्राम फोर्स है, ये भी ग्राम फोर्स ही है आपका। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर 1.26 आ जाएगा। ठीक है, सो ये जो अभी आपका आया है ये आपका रिलेटिव डेंसिटी है। तो चलिए अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट दिखाता हूं। अब जब इसका सेकंड पार्ट है तो देखिए वो क्या कहता है, कहता कि हाउ मच विल इट वे इफ इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.87। पहले क्या था 1.26 था, अब वो कहता है रिलेटिव डेंसिटी 0.87 है। तो अब बताओ कि उसका वेट क्या होगा लिक्विड के अंदर। तो बहुत ही आसान है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं कि 0.87 इज इक्वल टू वेट इन एयर था 82.1 ग्राम फोर्स माइनस वेट इन लिक्विड ये कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय, फिर वो कहता कि वेट इन एयर है 82.1 माइनस, फिर वो कह रहा है कि मेरे वाटर में कितना, वाटर में तो देखो उतना ही है जो कि है आपका 75.5 ग्राम फोर्स, तो ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपका जो वेट ऑफ लिक्विड है वो आ जाएगा दैट इज 76.4 ग्राम फोर्स। तो इस तरीके से आप अपने वेट ऑफ लिक्विड को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? आई होप आपको ये जो थ्योरी है, ये जो न्यूमेरिकल है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 5 का जो बी पार्ट है उसकी जो थ्योरी है हमने डिस्कस कर ली है। तो मैंने आपके सारे जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अंदर वो मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने अपने इस थ्योरी को कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।